Hi everyone, welcome back to the channel of B2E Learning. Myself Neha Agrawal and I am your biology educator. बेटा हम बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का फर्स्ट टॉपिक कवर कर चुके थे। मैंने आपको सारे टॉपिक्स लिख के बताए थे कि हम इस चैप्टर को कैसे कैसे कवर करने वाले हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन के बाद हमने फर्स्ट टॉपिक कवर किया था, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। ये फर्स्ट आपका टॉपिक था, जिसके अंदर आपने पहला टॉपिक कवर किया था, हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया। इसके हमने सारे एनसीईआरटी के पार्ट कवर कर लिए थे। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करके सारे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट लाइंस को अंडरलाइन किया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कॉपी में लिखा था, चैप्टर को किस सीक्वेंस से पढ़ने वाले हैं वो लिखा था, और एक फ्लैश कार्ड तैयार कर रहे थे हम, जिसमें सारे साइंटिस्ट के नाम एक साथ लिखते जा रहे थे, बिकॉज इसमें आपको कई सारे साइंटिस्ट के नाम मिलते हैं। और फिर हमने ये डायग्राम कवर किया था, ठीक है। उसके बाद ये हमने रीड करके अब हम पहुंच गए थे सेकेंड टॉपिक पे। तो अब हम सेकेंड टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं, दैट इज बायोडाइवर्सिटी के अंदर आपको पढ़ना है, बायोडाइवर्सिटी के अंदर पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अभी तक आपने नंबर ऑफ स्पीशीज पढ़े थे बायोडाइवर्सिटी में, अब आपको सेकंड टॉपिक क्या पढ़ना है बेटा? सेकंड टॉपिक पढ़ना है पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसमें बेटा लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा खास कुछ नहीं है। मैं एक बार इसको आपके लिए रीड कर देती हूँ, कोई इंपॉर्टेंट लाइन होगी तो बस अपन मार्क कर लेंगे। बट इसमें जो सेकेंड टॉपिक आता है इसके अंदर, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे बेटा नीट में क्वेश्चंस पूछने का ट्रेंड है। बट हम एक बार लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स जो है वो भी रीड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। The diversity of plants and animals is not uniform throughout the world but shows a rather uneven distribution। पूरे वर्ल्ड में बेटा जो प्लांट्स और एनिमल्स उनकी डाइवर्सिटी यूनिफॉर्म नहीं, कहीं पर कोई मिलेगा, कहीं पर कोई मिलेगा, किसी इकोसिस्टम में कोई प्लांट होगा, किसी इकोसिस्टम में कोई एनिमल होगा, और नंबर भी इनका वेरी करता है, ठीक है। For many group of animals or plants, there are interesting patterns in diversity. The most well known being the latitudinal gradient in diversity. Diversity में बहुत सारे जो है पैटर्न देखने को मिलते हैं, जिसमें एक है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट आप समझते हो ना, कहीं ज़्यादा होना कहीं कम होना, तो ग्रेडियंट बन जाता है। इन जनरल स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। देखो, आप इक्वेटर से जब पोल की तरफ आते हो तो स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होती है? डिक्रीज करती है। स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीज करती है, मतलब जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ोगे तो स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीज करती है, मतलब नंबर ऑफ स्पीशीज इज मोर इन इक्वेटर एंड नंबर ऑफ स्पीशीज इज लेस इन द पोल्स, ये कह रहा है, ठीक है। विद अ वेरी फ्यू एक्सेप्शंस, ट्रॉपिक्स दैट इज लैटिट्यूडनल रेंज जिनकी आती है 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, हार्बर मोर स्पीशीज देन टेम्परेट और पोलर एरियाज, ठीक है। पोलर या टेम्परेट एरियाज से ज़्यादा कहाँ पर मिलते हैं? ट्रॉपिक्स। अब ये कुछ एक्सेप्शन दे रहा है, ये एक्सेप्शन क्या दे रहा है? मान लो कोई ट्रॉपिकल रेंज है, कोई ट्रॉपिकल एरिया है, ठीक है। ट्रॉपिकल एरिया में कह रहा है, इससे जब आप टेम्परेट एरिया में जाएंगे या पोलर एरिया में जाएंगे तो आपको कुछ एक्सेप्शंस मिल सकते हैं। विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस, ट्रॉपिक्स हार्बर मोर स्पीशीज देन टेम्परेट और पोलर। तो ट्रॉपिक्स में भी नंबर ऑफ स्पीशीज ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू स्पीशीज इन टेम्परेट और पोलर एरिया, बट ऑब्वियसली इसमें एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के पास फॉर एग्जांपल कोलंबिया है। कोलंबिया, अब एक एग्जांपल दे रहा है इसमें कोलंबिया, तो कोलंबिया में कह रहा है जो इक्वेटर के पास है, इसमें 1400 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, 1400 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स यहाँ पर पाई जाती हैं कोलंबिया में। वाइल न्यूयॉर्क एट 41 डिग्री नॉर्थ हैज़ 105 स्पीशीज एंड ग्रीनलैंड एट 71 डिग्री नॉर्थ हैज़ ओनली 56 स्पीशीज। तो ये कह रहा है कि लेकिन आप इक्वेटर से जब बढ़ेंगे और बढ़ के आप उसके 41 डिग्री नॉर्थ साइड पर जाएंगे तो आपको न्यूयॉर्क मिलेगा। तो न्यूयॉर्क में कितने स्पीशीज़ हैं बर्ड्स के? 105 स्पीशीज़ हैं। और जब आप कोलंबिया से ग्रीनलैंड की तरफ बढ़ेंगे विच इज़ 71 नॉर्थ फ्रॉम इक्वेटर, तो इसमें आपको कितने स्पीशीज ऑफ बर्ड्स मिलेंगे? 56 स्पीशीज। जबकि यहाँ पर कोलंबिया में कितने थे जो इक्वेटर पे सिचुएटेड है? 1400 स्पीशीज थे कोलंबिया में। तो आप इसको एक साथ एक फ्लैश कार्ड की तरह भी लिख सकते हैं कि भाई कोलंबिया में 1400 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स पाए जाते हैं, जबकि न्यूयॉर्क में जब हम इक्वेटर से आगे बढ़ रहे हैं तब न्यूयॉर्क में हमको 105
5 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स मिले। और आगे बढ़े हम ग्रीनलैंड की तरफ गए और ग्रीनलैंड में देखा तो हमको ओनली 56 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स मिलते हैं, क्योंकि ये नंबर इक्वेटर से बढ़ने पर डिक्रीज करता जाता है। ठीक है, तो ये कुछ आपको डेटा है जो जस्ट याद रखना है। इंडिया, अब इंडिया के बारे में लिखा हुआ है, विथ मच ऑफ इट्स लैंड एरिया इन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स। इंडिया कहाँ पर है बेटा? ज़्यादातर कहाँ पर है? ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में है इंडिया। हैज़ मोर देन 1200 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। अब इंडिया की बात कर रहा है जो ट्रॉपिकल के पास है लगभग, तो इंडिया में लगभग 1200 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो आगे क्या लिखा है? अ फॉरेस्ट इन अ ट्रॉपिकल रीजन लाइक इक्वेडर हैज़ अप टू 10 times as many species of vascular plants as a forest of equal area as in a temperate region like the midwest ऑफ द यूएसए। एक बार फिर से पढ़ते वाली लाइन, अ फॉरेस्ट इन अ ट्रॉपिकल, एक फॉरेस्ट जो कि ट्रॉपिकल रीजन में है, जैसे कि इक्वेडर फॉरेस्ट, इसमें 10 times स्पीशीज ज़्यादा होते हैं वेस्कुलर प्लांट्स के फॉरेस्ट में इन कंपैरिजन टू अ फॉरेस्ट ऑफ इक्वल एरिया इन अ टेम्परेट रीजन। मतलब कि ट्रॉपिकल में जो फॉरेस्ट होगा, ठीक है, उसमें 10 times जो है स्पीशीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स मिलते हैं इन कंपैरिजन टू बेटा टेम्परेट रीजन में जो फॉरेस्ट होगा। टेम्परेट रीजन में मान लीजिए एक्स नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स मिलते हैं। अगर किसी टेम्परेट रीजन में एक्स नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट है फॉरेस्ट में, तो एक ऐसा फॉरेस्ट जो ट्रॉपिकल रीजन में उसमें 10x हो जाएगा। और ऐसे एक फॉरेस्ट की एग्जांपल दी हुई है इक्वेडर फॉरेस्ट। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। और टेम्परेट रीजन में की एग्जांपल लिखी हुई है मिड वेस्ट ऑफ द यूएसए, मिड वेस्ट ऑफ यूएसए। ठीक है, इसमें जो फॉरेस्ट है उसमें एक्स स्पीशीज होती हैं, वो टेम्परेट रीजन में पाया जाता है। द लार्जली ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, अमेजन रेन फॉरेस्ट के बारे में सब सुनते हैं हम, तो जो ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है अमेजन रेन फॉरेस्ट, अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट कहाँ पर है बेटा? ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। ट्रॉपिकल रीजन में कहाँ पर है ये? साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका में हैज़ द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। बेटा ये सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। इसके पास सबसे ज़्यादा आपकी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, इसीलिए प्रोडक्टिविटी भी मैक्सिमम इसकी ही होती है। याद करो, प्रोडक्टिविटी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो इकोसिस्टम का एक एट्रीब्यूट होता है फंक्शनल, जिसमें ट्रॉपिकल में हमने बोला था ज़्यादा होता है प्रोडक्टिविटी। जैसे फॉर एग्जांपल अमेजॉन रेन फॉरेस्ट जो होते हैं साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, ये जो है बेटा ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी रखते हैं, इसीलिए प्रोडक्टिविटी भी मैक्सिमम होती है। तो ट्रॉपिकल की ही एग्जाम्पल लिखा हुआ है क्या? साउथ अमेरिका में है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। इसमें बेटा मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी होती है, देखो इसी के बारे में और क्या लिखा हुआ है। ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है, साउथ अमेरिका में है, ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी है पूरे अर्थ पे। इट इज होम टू मोर देन 40,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, more than 3,000 species of fishes, more than 1,300 species of birds, and more than 427 of mammals, more than 427 of amphibians, more than 378 of reptiles, and more than 1,25,000 invertebrates। ये तो वो है बेटा जो रिकॉग्नाइज करके जिनका नाम रख दिया गया। इतना बड़ा रेन फॉरेस्ट हो सकता है जब तक हम उन तक पहुँचे और स्पीशीज़ तक बहुत सारी एक्सटिंक्ट भी हो जाए, इसीलिए तो इनको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इकोसिस्टम में सब कोई, हर कोई हायरार्की में जहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, फूड चेन में, फूड वेब में और सारे इंटरैक्शंस में इकोसिस्टम में। ठीक है, तो हो सकता है कि अभी तो बहुत सारे होंगे जिन तक हम पहुँच भी नहीं पाए होंगे। ये तो वो नाम है, वो नंबर है बेटा जिनको पहचाना जा चुका है। ठीक है, तो ये सारा डेटा भी आप अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में लिख सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आपको कुछ दिया हुआ था बेटा बर्ड्स के, आपको इक्वेटर और पोल पर कनेक्ट करके स्पीशीज़ के बारे में 3 जगह, फिर आपको इंडिया के बारे में कुछ लिखा हुआ है, फिर आपको अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के बारे में लिखा हुआ है। इस तरह से मैंने 3 कलर से ये 3 पार्ट आपको कवर करा दिए हैं। ठीक है,
साइंटिस्ट एस्टिमेट दैट इन दीज रेन फॉरेस्ट देयर माइट बी एटलीस्ट 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीशीज। ये बात हम पीछे कर चुके हैं कि कुछ साइंटिस्ट कह रहे हैं कि अभी तो बहुत सारे स्पीशीज पता करने बचे हैं, शायद 7 मिलियन स्पीशीज और पता हो जाएंगे। 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीशीज अकेले अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में कहते हैं ऐसा होंगे, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम्ड, उनको अभी डिस्कवर करके उनका नाम नहीं रखा गया। What is so special about tropics that might account for their greater biological diversity? ये ट्रॉपिकल वाले एरिया में बायोडाइवर्सिटी इतनी अच्छी क्यों है, जैसे कि अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में, जैसे कि वहाँ पर जो भी फॉरेस्ट पाए जा रहे हैं, इक्वेडर फॉरेस्ट, उनमें भी वैस्कुलर प्लांट ज़्यादा हैं। तो इसका बताया गया इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैव प्रपोज वेरियस हाइपोथेसिस, इसके लिए बहुत सारे रीजंस बताए गए, हाइपोथेसिस दिए गए। सम इम्पॉर्टेंट वंस आर, पहला कहते हैं स्पेसिएशन इज जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम unlike temperate regions subjected to frequent glaciations in the past। जो बेटा टेम्परेट रीजन्स होते हैं, टेम्परेट रीजन्स में फ्रीक्वेंट ग्लेसिएशन होता है, फ्रीक्वेंट ग्लेसिएशंस होते हैं, ऐसा पास्ट में ये ट्रेंड देखा गया है। जबकि जो ट्रॉपिकल होता है उसमें ऐसा नहीं होता। तो स्पेसिएशन जो होती है वो एक फंक्शन ऑफ टाइम है, ड्यू विथ टाइम अगर ग्लेसिएशन होता जाएगा तो नई स्पीशीज जनरेट नहीं कर पाती हैं। अनलाइक टेम्परेट रीजन्स सब्जेक्टेड टू frequent glaciations in the past, tropical latitudes have remained relatively undisturbed for millions of years and thus had a long evolutionary time of for species diversification। तो ट्रॉपिकल में फ्रीक्वेंट ऐसा वो नहीं होता, ग्लेसिएशन नहीं होता, तो ये अनडिस्टर्ब रहता है, जबकि फ्रीक्वेंट ग्लेसिएशन की वजह से ये डिस्टर्ब होते हैं। अगर बेटा ये डिस्टर्ब होते हैं तो स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन के लिए इवोल्यूशनरी टाइम नहीं मिल पाता। नॉट सफिशिएंट टाइम फॉर इवोल्यूशन फॉर स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन। भाई एक बात बताओ, स्पीशीज़ अलग अलग बार बार इवॉल्व करेगी तभी तो नई नई स्पीशी बनेगी, यानी डाइवर्सिफाई करेगी। स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी यानी बायोडाइवर्सिटी बढ़ाने के लिए इवोल्यूशन होना पड़ेगा। इवोल्यूशन होने के लिए एक टाइम लगता है। इवोल्यूशन आपको पता है ये ग्रेजुअली टाइम के साथ स्पीशीज़ इवॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर सफिशिएंट टाइम नहीं मिलता। बस इसी का उल्टा क्या हो जाएगा कि ट्रॉपिकल में फ्रीक्वेंट ग्लेसिएशन नहीं होती है तो लंबे टाइम तक क्या रहता है, अनडिस्टर्ब्ड। लंबे टाइम तक अनडिस्टर्ब्ड रहता है तो हैड अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम फॉर स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन। ये एक रीज़न हो गया जिसकी वजह से ट्रॉपिकल में बेटा बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा अच्छी होती है। आप इसको ऐसे वो करके भी लिख सकते हैं, डिफरेंस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बीच में लाइन खींच के, ठीक है। दूसरा रीज़न क्या दिया हुआ है वो देखो, दूसरा रीज़न, ट्रॉपिकल एनवायरमेंट्स unlike temperate ones are less seasonal, relatively more constant and predictable। जो ट्रॉपिकल वाले होते हैं बेटा, ये ट्रॉपिकल वाले जो रीजन होते हैं इनके बारे में लिखा हुआ है कि ये लेस सीजनल होते हैं। ट्रॉपिकल वाले लेस सीजनल होते हैं यानी रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल होते हैं। जिसमें सीजन्स कम आएंगे उसमें आप कांस्टेंट वो ज़्यादा होंगे और प्रेडिक्ट कर सकते हो कि क्या होगा। सच कांस्टेंट एनवायरनमेंट्स प्रमोट निके स्पेशलाइजेशन एंड लीड टू ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी। तीसरा रीजन दिया, देयर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिकल एरिया में, विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू हायर प्रोडक्टिविटी, दस दिस इन टर्न माइट कॉन्ट्रीब्यूट इनडायरेक्टली टू ग्रेटर डाइवर्सिटी। ठीक है, डाइवर्सिटी ज़्यादा हो सकती है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो सकती है। अगर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी तो सोलर एनर्जी भी इनके पास ज़्यादा होती है, तो इसलिए भी ऐसा हम कह सकते हैं। तो तीन रीजंस दिए गए हैं कि इसका आंसर दिया जा रहा है। ये एक क्वेश्चन है, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट ट्रॉपिक्स दैट माइट अकाउंट फॉर देयर ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कि भाई एक एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा कि ट्रॉपिक्स में टेम्परेट के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छी बायोडाइवर्सिटी क्यों होती है, तो उसके तीन आपको आंसर्स दिए गए। यहाँ से बहुत सारे असर्शन रीज़न बन सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो है अनडिस्टर्ब रहने की वजह से, अनडिस्टर्ब रहता है इसलिए, देखो रीज़न क्या बन जाएगा, इसलिए यहाँ पर सफिशिएंट टाइम मिलता है, सफिशिएंट टाइम मिलता है इवोल्यूशन का, इसलिए यहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा अच्छी है। दूसरे रीज़न में क्या बताओगे कि ये लेस सीजनल है, लेस सीजनल है इसलिए मोर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल है, और इसीलिए कांस्टेंट एनवायरनमेंट होने की वजह से निके स्पेशलाइजेशन होता है, प्रॉपर इनका हैबिटेट बन पाता है और ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है। यहाँ पर सोलर एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए
इसलिए बेटा प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है और इसलिए आप कह सकते हो कि ग्रेटर डाइवर्सिटी होती है। ठीक है, हालांकि ये इनडायरेक्टली रिलेटेड है, ये जो थर्ड पॉइंट है वो इनडायरेक्टली रिलेटेड है। होना तो ये चाहिए कि भाई सोलर एनर्जी ज़्यादा है इसलिए प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, बट कहीं ना कहीं सोलर एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी भी इसलिए ज़्यादा होती है। ये 3 रीजंस होते हैं, जिसको मैं फिर से कह रही हूँ कि आप चाहें तो अलग से इस तरह से बना के लिख सकते हैं, ट्रॉपिकल रीजन और टेम्परेट रीजन। जो लिखा मैंने वो सब एक बार रिकॉल करा देती हूँ आपको। एज अ स्टूडेंट आपको जो फील हो कि मुझे याद करने में टफ हो रहा है, आप उसको डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें स्पीशीज डाइवर्सिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा है, इसमें स्पीशीज डाइवर्सिटी कम है। ठीक है, इसमें जो फॉरेस्ट होंगे बेटा उसमें वैस्कुलर प्लांट्स के नंबर ऑफ स्पीशीज ज़्यादा होंगे, इसमें वैस्कुलर प्लांट के नंबर ऑफ स्पीशीज कम होंगे। ऐसे फॉरेस्ट की एग्जाम्पल दी हुई है यहाँ पर, क्या, इक्वेडर फॉरेस्ट। ऐसे फॉरेस्ट की एग्जाम्पल दी हुई है यहाँ पर, ठीक है, वेस्टलैंड दिया हुआ है ऑफ यूएसए, मिड वेस्ट ऑफ यूएसए, मिड वेस्ट ऑफ यूएसए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद और क्या दिया हुआ है यहाँ पर बेटा, एक तो ये हो गया। इसके बाद दे रहा है कि इंडिया भी फॉर एग्जांपल कहाँ है, आपके ट्रॉपिकल रीजन में है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रीजन में है, तो इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में है। यहाँ पर 1200 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स पाई जाती हैं, इसके बारे में हो गया ये। फिर आपका दिया है साउथ अमेरिका में अमेज़न रेन फॉरेस्ट होते हैं। ये जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट होते हैं बेटा, इसमें मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी होती है, और मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मैक्सिमम डाइवर्सिटी है इसीलिए मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी होती है। ठीक है, ये हो गया। फिर साउथ अमेरिका की ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में दिया हुआ है नंबर ऑफ स्पीशीज। इसकी अमेज़न रेन फॉरेस्ट की नंबर ऑफ स्पीशीज दी हुई है, यहाँ से कॉपी करते जाइए। क्या क्या दिया हुआ है, 40,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, 40,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, और क्या दिया हुआ है 40,000 के बाद 3,000 ऑफ फिशेस, 1,300 ऑफ बर्ड्स, फिशेस की 3,000 स्पीशीज, बर्ड्स की 1,300 स्पीशीज दी हुई हैं। इसके बाद आगे बढ़िए, 1,300 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, 427 मैमल्स, 427 एम्फीबियंस, मैमल्स की 427 स्पीशीज, एम्फीबियंस की, ये सब डेटा है बेटा, आप कॉपी में लिख के इसको याद करेंगे। 427 स्पीशीज, ये मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि टेबल के फॉर्म में आपकी कॉपी में आ जाए तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद 378 रेप्टाइल्स, 378 स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल्स, और फिर दिया हुआ है बेटा इनवर्टिब्रेट्स का स्पीशीज, मोर देन 1,25,000 स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, इंडिया का हो गया और अमेज़न रेन फॉरेस्ट का हो गया, यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक है, अब हमको रीजंस दे रहा है कि वाई सो, ऐसा क्यों है, तो उसके लिए आप क्या क्या रीज़न लिख सकते हैं, उसके लिए आप रीजंस लिख सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पर लगाएंगे आप लेस, आपको लगाना है पहला रीज़न, लेस फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन। ठीक है, इसी से चेन बनाइए, बात में से बात निकलनी चाहिए। लेस फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन से इसीलिए लेस डिस्टर्ब्ड या अनडिस्टर्ब्ड रहता है। लेस डिस्टर्ब्ड तो
इवोल्यूशनरी टाइम मिल जाता है इसको, इवोल्यूशनरी टाइम फॉर किस चीज़ के लिए बोल, एक मिनट रुकिएगा बेटा। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा बेटा, इवोल्यूशन। ये जो सारा प्रोसेस है बायोडाइवर्सिटी होना, वो कैसा प्रोसेस है, टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। और इसीलिए जस्ट अ सेकेंड, यस, टाइम पे डिपेंड करता है और इसीलिए इवोल्यूशनरी टाइम मिल जाएगा। किस चीज़ के लिए इवोल्यूशनरी टाइम मिलेगा, देखो, फॉर स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन, फॉर, एकदम एनसीईआरटी का ही लाइन लिख देती हूँ और इसको आप प्रॉपर चेन की तरह चीज़ों को याद रखिए ताकि एक बात से आपको ऑटोमेटिकली दूसरी बात याद आ जाए। ठीक है, तो लेस फ्रीक्वेंट ग्लेसिएशन होता है, इसीलिए डिस्टर्ब भी कम होता है, यानी इसको इवोल्यूशनरी टाइम मिल जाता है। किस चीज़ के लिए बेटा, स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन के लिए। ठीक उल्टा कर दोगे किस में, टेम्परेट रीजन्स में, टेम्परेट रीजन्स में आप ठीक उल्टा कर दोगे कि मोर फ्रीक्वेंट ग्लेसिएशन होगा, इसलिए डिस्टर्ब भी ज़्यादा होगा, इसलिए इवोल्यूशनरी टाइम नहीं मिलता, इसीलिए वहाँ की बायोडाइवर्सिटी कम होती है। ये पहला रीज़न हुआ, ये पहला रीज़न हुआ। अब दूसरा रीज़न देखो, ठीक है, अब दूसरा रीज़न बेटा यहाँ लिख देती हूँ फिर, है ना, दूसरा रीज़न यहाँ पर लिख देती हूँ, ऐसे आपका चल रहा है। एक तरफ आपका चल रहा है ट्रॉपिकल और दूसरी तरफ चल रहा है आपका टेम्परेट। तो दूसरा रीज़न क्या होता है कि ये लेस सीजनल होता है। ठीक है, फिर से चेन में बात बनाओ, लेस सीजनल है मतलब मोर कांस्टेंट है, मोर कांस्टेंट है, मोर कांस्टेंट है तो मोर प्रेडिक्टेबल होता है। ठीक है, ये लेस सीजनल होता है, देखो लेस सीजनल है इसलिए मोर कांस्टेंट है और प्रेडिक्टेबल है। तो इसलिए भी क्या होता है, कांस्टेंट एनवायरनमेंट की वजह से निके स्पेशलाइजेशन होता है, तो ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है। ठीक है, मोर कांस्टेंट है, मोर प्रेडिक्टेबल है और इस वजह से निके स्पेशलाइजेशन होगा और निके स्पेशलाइज होंगे तो मोर स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है। ये दूसरा रीज़न होता है, बस जस्ट अपोजिट किस में हो जाएगा बेटा, टेम्परेट वाले में। और थर्ड रीज़न यहाँ पर लिख रही हूँ, थर्ड रीज़न, एक तरफ आपका टेम्परेट चल रहा है और एक तरफ आपका ट्रॉपिकल चल रहा है। तो ट्रॉपिकल का थर्ड रीज़न क्या है कि यहाँ पर सोलर एनर्जी भी ज़्यादा होती है और इसीलिए प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है बेटा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है इसलिए इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, ये आप सोचो ना, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा तो तभी होगी जब डाइवर्सिटी ज़्यादा हो, है ना। तो इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, इसीलिए डाइवर्सिटी यहाँ पर ज़्यादा होती है। ठीक है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये बेटा आपने कवर किया पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में पहला पार्ट, दैट इज लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट्स। बस इसको आप इतना कवर करेंगे एनसीईआरटी से, डेटा सारा याद करेंगे। अब हम दूसरे पार्ट पे आते हैं और दूसरा पार्ट है बेटा स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। दूसरा पार्ट क्या है, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। ये सब हम पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में ही पढ़ रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी के पैटर्न्स। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग दिस पायनियरिंग एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन इन द विल्डरनेस ऑफ साउथ अमेरिकन जंगल्स, द ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर अलेक्जेंडर वॉन क्या लिखा हुआ है, हम्बोल्ट। ठीक है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इसके बारे में दिया हुआ है। ये एक तो जर्मन नेचुरलिस्ट है और जियोग्राफर है। ऑब्जर्व, तो एक और साइंटिस्ट का नाम आपको मिला, वो आप साइंटिस्ट वाले पार्ट में ऐड करिए, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का नाम, जो कि एक जर्मन नेचुरलिस्ट है, नेचर पे काम करते हैं, जियोग्राफर हैं, जियोग्राफी स्टडी करते हैं। ऑब्जर्व दैट विदिन अ रीजन स्पीशीज रिचनेस, विदिन अ रीजन स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया, कि जैसे जैसे हमने एरिया एक्सप्लोर करना शुरू किया वैसे वैसे हमने देखा कि और स्पीशीज हमको मिलते जा रहे हैं, स्पीशीज रिचनेस बढ़ते जा रही है एरिया एक्सप्लोर करने के साथ, बट ओनली अप टू अ लिमिट। लेकिन ये चीज़ एक लिमिट तक ही चलेगी, ये नहीं आप एक्सप्लोर करते जाएंगे और नंबर स्पीशीज हमेशा बढ़ते ही रहेंगे।
In fact, the relation between species richness and area for a wide variety of taxa, that is angiosperm plant, bird, bats, freshwater fishes, turns out to be a rectangular hyperbola. कैसा ग्राफ मिलेगा आपको? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. किसके किसके बीच में बेटा? एरिया को अगर आप स्पीशीज रिचनेस के साथ देखेंगे तो मतलब कि आप जैसे जैसे एरिया ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे स्पीशीज रिचनेस बढ़ती जाएगी, पर एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाएगी. तो ये वाला ग्राफ देखना है आपको, हाइपरबोला वाला. दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. कैसा ग्राफ है ये? रेक्टेंगुलर, ग्रीन ही कलर ले लेती हूँ. कैसा ग्राफ है बेटा ये? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. आपको कब मिलेगा? जब आप एरिया के साथ, एरिया को आपने किस पे रखा है बच्चे? एक्स एक्सिस पे, और किससे दिखाएंगे? स्पीशीज रिचनेस पे. वो आपको आपने किस पे रखा है? वाई एक्सिस पे रखा है. तो देखो एरिया एक्सप्लोर करना बढ़ा रहे हैं तो स्पीशीज का रिचनेस बढ़ रहा है, और स्पीशीज मिल रही है, और स्पीशीज मिल रही है. पर एक बार के बाद क्या हो जाएगा बेटा? कैपिंग हो जाएगी, मतलब सैचुरेट हो जाएगा, लिमिट आ जाएगी. एक लिमिट के बाद आपको ये लाइन सीधी मिलने लग जाएगी कि अब और नंबर ऑफ स्पीशीज नहीं बढ़ेंगी. एरिया बढ़ाते जाएंगे पर नंबर ऑफ स्पीशीज, बट नंबर ऑफ स्पीशीज विल रिमेन कांस्टेंट. इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर एरिया तो देखो बढ़ाते जा रहे हैं. एरिया यहाँ से यहाँ पहुँचे, यहाँ से यहाँ पहुँचे, है ना? एरिया बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन स्पीशीज कांस्टेंट 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 रह जाएगा. ऐसा करके रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है. On a logarithmic scale, the relationship is a straight line described by the equation. अगर हम इसी चीज़ को ध्यान से सुनना बेटा, हम दो ग्राफ नहीं बना रहे हैं, हम x पर एरिया और y पर स्पीशीज रिचनेस ही रख रहे हैं. x और y पे क्या रखा होता है ये याद रखना ज़रूरी है. जब आप x पे एरिया और y पे स्पीशीज का रिचनेस रखते हो तो आप देखते हो कि जैसे जैसे आप एरिया को एक्सप्लोर करोगे नंबर ऑफ स्पीशीज आपको ज़्यादा मिलती जाएंगी, बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम लिमिट हो जाएगा. उसी सेम चीज़ को अगर आप लॉग स्केल पे लगाओगे तब आपको ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी. ऐसा नहीं कह रही है एनसीईआरटी कि आपको ये स्ट्रेट लाइन कब कैसे मिल गई, अभी तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था. ये नॉर्मल हो गया और उसी को लॉग स्केल पे आपने जब देखा तो क्या आएगा? देखो लॉग स्केल पे क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा. सेम ग्राफ को लॉग स्केल पे देखोगे तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा. और इसकी इक्वेशन, ये लॉग स्केल वाले पे जो इक्वेशन आती है वो log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a होता है. और हर इक्वेशन में आपको क्या करना होता है? याद करना होता है कि क्या चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही है. तो ये लॉग स्केल पे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a. ठीक है, अब इसमें क्या क्या है? यहाँ पर log s में s क्या है? स्पीशीज रिचनेस जो इधर दिखाई गई है, यानी ये हो गया बेटा s. ठीक है, फिर a हो गया एरिया जो यहाँ पर z log a में दिखाया गया है. a एरिया, यानी ये आप x एक्सिस पर क्या दिखा रहे हो? आप x एक्सिस पर दिखा रहे हो a, y एक्सिस पर दिखा रहे हो s. फिर z स्लोप ऑफ द लाइन, रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहते हैं इसको. z क्या है बेटा? इस लाइन का स्लोप है. ध्यान दो, इसको हम क्या कहते हैं? रिग्रेशन कोएफिशिएंट. ये आपको याद रखना पड़ेगा. एंड c इज द y इंटरसेप्ट, कि ये जो y इंटरसेप्ट, इस वाले जो लॉग स्केल का y इंटरसेप्ट आएगा उसको हम किससे दिखा रहे हैं? c से. तो log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a, जिसमें अब आपको s भी पता है, c भी पता है, z भी पता है और a भी पता है. ये चारों आपने कर लिया. और ये वाला जो बेटा ग्राफ है, ये वाला जो मेन वाला है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वो किससे दिखाते हैं? आप किस इक्वेशन से दिखाते हैं? वो आप दिखाते हैं s इज इक्वल टू c a टू द पावर z, जिसमें s अगेन क्या है? स्पीशीज रिचनेस, c क्या है बेटा? y इंटरसेप्ट, a क्या है बेटा? आपका एरिया, और ऊपर जो आपने पावर z लगाया वो z क्या है? स्लोप ऑफ द लाइन, इस वाली लाइन का स्लोप. तो इसी के लिए आपने लॉग स्केल पे लिया ताकि आप उसका स्लोप निकाल पाएं. तो वो जो z है उसी को आप जब लॉग में कन्वर्ट करते हो तो क्या हो जाएगा? log s इज इक्वल टू log c, और z पहले आके फिर क्या हो गया? log a. ठीक है, ये सब आप फिजिक्स में करते हो, आपको पता है. इकोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट द वैल्यू ऑफ z, अब z के वैल्यू की बात हो रही है, किसकी? रिग्रेशन कोएफिशिएंट के वैल्यू की. is in the range 0.1 to 0.2 regardless of the taxonomic group or the region, whether it is plants in Britain, birds in California, mollusk in New York State. The slopes of the regression line are amazingly similar.
मतलब कि आप कहीं पर भी कोई भी स्पीशी देखो और उसके लिए अगर आप ये ग्राफ बनाओ तो आपने देखा कि सबका z लगभग सेम ही रेंज में आ रहा है, दैट इज 0.1 to 0.2, ठीक। बट इफ यू एनालाइज द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप अमंग वेरी लार्ज एरियाज लाइक द एंटायर कॉन्टिनेंट, पर आप एक एरिया की जगह पूरे कॉन्टिनेंट में अगर देखोगे, यू विल फाइंड दैट द स्लोप ऑफ द लाइन टू बी मच स्टीपर, z वैल्यूज इन द रेंज 0.6 to 1.2। मतलब कि अगर आपने जो वैल्यू ऑफ z है वो टेक्सोनॉमिक ग्रुप कोई भी हो और रीजन कोई भी हो, पर एक जगह पे देखा, जैसे ब्रिटेन में देख रहे हो प्लांट्स को, कैलिफोर्निया में देख रहे हो बर्ड्स को, न्यूयॉर्क में देख रहे हो मॉलस्क को, तो एक स्टेट लिया मान लो आपने, तो आपको सबका रेंज सेम दिखेगा। लेकिन आप मान लो बहुत बड़ा एरिया देख रहे हो, जैसे आपने पूरा कॉन्टिनेंट देखा, तो वो रेंज कहाँ से कहाँ चली जाएगी, 0.1 से 0.2 की जगह बढ़ के हो जाएगी 0.6 से 1.2 तक चली जाएगी। और ये मतलब क्या हुआ, z वैल्यूज इस रेंज में आने का मतलब क्या हुआ कि स्लोप स्टीप हो गया है बेटा, स्लोप और ऊपर की तरफ चला जाता है, स्लोप और स्टीप हो जाता है। मैं इसमें बना नहीं रही हूँ, किचमिच हो जाएगी, पर स्लोप इधर की तरफ बढ़ जाएगा और लॉग स्केल पर, तब स्टीपर हो जाएगा। जब स्टीपर होगा तो वैल्यू बढ़ जाएगी, 0.6 से 1.2 की तरफ चल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल द फ्रूगीवोरस फ्रूट ईटिंग बर्ड्स, फ्रूगीवोरस कहते हैं जो फ्रूट खाते हैं, तो कुछ बर्ड्स जो फ्रूट खाती हैं, एंड मैमल्स जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जा रहे हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट के, द स्लोप इज फाउंड टू बी 1.15 यानी इस वाली रेंज में आया, स्लोप स्टीप हो गया है, क्योंकि आपने कहाँ पर देखा, पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को देखा। व्हाट डू स्टीपर स्लोप्स मीन इन दिस कॉन्टेक्स्ट, कि वो स्लोप जो है ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बेटा बस इतना और आपने करना है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप में। दो इक्वेशन याद रखनी है, एक तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है, एरिया और स्पीशीज रिचनेस को अगर हम ग्राफ पे दिखाते हैं s इज इक्वल टू सी ए टू द पावर z, उसी को लॉग स्केल पे दिखाएंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी और ये इक्वेशन आएगा। ये इक्वेशन आता है जिसमें जो z होता है वो बेटा क्या होता है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, जिसकी इसके एक एरिया में वैल्यू होती है 0.1 to 0.2, जबकि अगर हम पूरा का पूरा बड़ा एरिया जैसे कॉन्टिनेंट देखेंगे तो ये वैल्यू बढ़ के हो जाती है 0.6 to 1.2, जिसमें से एक एग्जांपल आपको याद रखनी है, जैसे कि कोई फ्रूगीवोरस बर्ड और मैमल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में देखे जा रहे हैं, तो स्लोप उनका कितना आता है, 1.15 इनका z वैल्यू आता है, ठीक है। दिस इज अबाउट द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप एंड हियर वी आर कंप्लीटिंग द नेक्स्ट टॉपिक विच इज पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी हेडिंग के अंदर नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कर लिया और पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ये वाला लेक्चर क्लोज कर रही हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम, कि हम बायोडाइवर्सिटी इतना पढ़ क्यों रहे हैं, इनके नंबर क्यों याद करें, इनके पैटर्न क्यों पढ़ रहे हैं, ये हमारे इकोसिस्टम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन साथ में कवर करते रहे। थैंक यू सो मच।